चलिए रोज की तरह चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और आपको बता दें दरअसल ये पूरा महीना जो है वो शिवमय रहने वाला है और आगे दिन शिव भक्तों के नाम भी रहने वाले हैं क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन का जोश हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं और अब कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा शिव की सबसे कठिन साधना मानी जाती है। इस यात्रा के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक तैयारियों में जुट गया है। जी हां, सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर पुलिस की तैनाती होगी और आधुनिक तकनीक से पूरे रूट की निगरानी की जाएगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिव भक्तों की टोली हो रही है तैयार। हर तरफ गूंज रही भोलेनाथ की जय जयकार। बहुत जल्द खत्म होने वाला है सावन के पवित्र माह का इंतजार। जैसे जैसे सावन का महीना करीब आ रहा है, कांवड़ियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में 11 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को इस महीने का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। इस साल कांवड़ यात्रा में करीब 7 करोड़ कांवड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। की संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड में हरिद्वार में आते हैं। मैं कांवड़ियों से एक आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि कांवड़िए आए, पवित्रता पूर्वक जल लेते हैं। वो पवित्रता पूर्वक जल लेकर जाते हैं। पवित्रता पूर्वक जल लें यथा संयम, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं राग द्वेष अभियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिये चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। इस यहाँ किसी प्रकार का आहार विहार व्यवहार और कर्तव्य इन चारों पर नियंत्रण रखें। कांवड़िए आए, शुद्ध जल से शुद्ध प्रकार से जल उठाएं, गंगा को प्रणाम करें, गंगा से अनुमति लें, गंगा जल लें और महादेव का स्मरण करते हुए जाकर अपने अपने शिवलिंग पर जाकर गंगा जल को अर्पित करें। कांवड़ अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो श्रवण के द्वारा प्रारंभ हुआ और अनेकों ऋषि महर्षियों और भक्तों ने समय समय पर भगवती गंगा और अपने माता पिता को कंधों पर लेकर के तीर्थ यात्राएं कराई। आज का जो भौतिक स्वरूप है कांवड़ का, वो वास्तविकता में एक तपस्या का जीवन है जो भारत खास करके उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से जो लोग हरिद्वार आते हैं, सर्वप्रथम माँ गंगा का स्नान करते हैं, भगवान दक्षेश्वर का अभिषेक करते हैं, उसके बाद अपने शरीर पर जो है गंगा जल के कलश लेकर के वो प्रस्थान करते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो 12 महीने में एक बार आता है। तो लोग जो है आधुनिकता की थोड़ी सी चकाचौंध की दौड़ में कांवड़ का स्वरूप बदलता जा रहा है। हरिद्वार में प्रशासन ने कांवड़ियों की भारी भीड़ को संभालने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कांवड़ यात्रा से भगवान भोलेनाथ के भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को भगवान शिव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान मिलता है। इस साल 11 जुलाई से शुरू होकर ये यात्रा 23 जुलाई को संपन्न होगी। कुछ कांवड़ियों ने अपनी यात्रा की शुरुआत सावन से पहले ही कर दी है। ये कांवड़ उठाइए कि माँ बाप की लंबी उम्र हो और हमेशा स्वस्थ रहे, उनके लिए ये कांवड़ उठी है। 51 लीटर जल यहाँ से मैं भर के हरिद्वार से और कानपुर एक कांधे की कांवड़ लेके जा रहा हूँ। ताकि कांवड़ लेके जानी है, कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक बार कांवड़ लेके जाना है, इसलिए मैं कांवड़ लेने आया था पलवल से। कोई इच्छा है, मनोकामना है? हाँ, इच्छा है। अब मेरे मम्मी पापा राजी खुशी रहे घर में, बस यही चाहता हूँ मैं तो। गंगा घाटों पर हलचल अभी से बढ़ गई है। जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां भी प्रशासन मुस्तैद है। बरेली में जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए हर मंदिर के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। इस बार हम लोगों ने अलग अलग मंदिरों पे नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं। उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब प्रत्येक सोमवार को और इसके अलावा साप्ताहिक जो सप्ताह के अन्य दिन हैं, उन पे भी उन मंदिरों पे वो देखें कि मंदिरों की स्वच्छता के बारे में कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो, कहीं पर बिजली विद्युत के तार और ना खुले हो, विद्युत के तार नीचे ना हो बहुत ज्यादा। इन तमाम चीजों के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
गाजियाबाद में भी कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर निगरानी रखने के लिए 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन की मदद से भी कांवड़ रूट पर नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस बार तकरीबन 2500 पुलिसकर्मी रूट्स पे रहेंगे और बुद्धेश्वर मंदिर जहाँ पे काफी बड़ा जलाभिषेक होता है वहाँ भी करीब 550 पुलिसकर्मी अलग से। तैयारियां पूरी हैं। कोशिश यही है कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी सहूलियत से संपन्न हो और पूरी यात्रा के दौरान किसी भी कांवड़िये को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। बरेली से कृष्ण गोपाल राज और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। कांवड़ यात्रा की बात हो गई, अब आपको लिए चलते हैं अमरनाथ धाम, जहां बाबा के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पहले जत्थे में करीब 12,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जिसके बाद दर्शन की बारी अब दूसरे जत्थे की है। जी हाँ, देखिए पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कल से शुरू हुए हैं और लगातार श्रद्धालुओं के जत्थे गुफा की ओर दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन में क्या है, उनमें कितना उत्साह है, किस तरह ये तीर्थ यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये डगर है, श्रद्धा का सफर है। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए तमाम भक्त और श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पावन धाम की ओर बढ़ चले हैं। हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, हर महादेव, जय शंभू। बहुत से लोग पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो काफी संख्या में लोग घोड़े, खच्चरों और पालकी के जरिए बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। खुशगवार मौसम में कश्मीर की शानदार हरी भरी वादियों के बीच पूरे यात्रा मार्ग पर लोगों की कतारें ही नजर आ रही हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गुरुवार 3 जुलाई से भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहले दिन शाम तक 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। वहीं 5,200 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। कल करीब 10,000 तीर्थ यात्री नुनवान और बालटाल बेस कैंप पहुँचे, जबकि 6,400 यात्रियों को लेकर तीसरा जत्था शुक्रवार सुबह अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। बाबा के दर्शन के लिए चले सभी तीर्थ यात्री बेहद खुश हैं। यात्रा के लिए किए गए इंतजामों से खुश हैं और सबके मन में यही तमन्ना है कि आसानी से पवित्र गुफा तक पहुंच जाएं और बाबा के दर्शन की मनोकामना पूरी करें। मेरा पहली बार है, पर इतने उत्साहित है, बहुत ज्यादा। फोर्स की सिक्योरिटी से लेके बहुत अच्छा बेटर है, किसी प्रकार का डर नहीं है। बहुत अच्छे से अपना यात्रा का मन कर रहा है कि चहल से बाबा के दर्शन हो, बड़े दिल से। बहुत आस लगा के आया है कि वहाँ अच्छा से उनका दर्शन हो जाए। मन में ये मनोकामना है, सब सुख शांति समृद्धि हो सभी के पास। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा देश जो है फर्स्ट होना चाहिए, विश्व में प्रथम स्थान होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी उड़ के पहुँच जाऊँ बाबा के दर्शन करने के लिए। इतना मन मतलब खुश हो रहा है बाबा के दर्शन सुन करके। बस मैं कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे भारत देश को बाबा खुश रखें, मेरे भोले बाबा की हमेशा जय हो। की व्यवस्था है भोलेनाथ की कृपा से और हमारे फौजी भाइयों को सैल्यूट है। वहीं दर्शन के बाद पवित्र गुफा से तीर्थयात्रियों की वापसी भी शुरू हो चुकी है। आसानी से बाबा बर्फानी के दर्शन करके तीर्थयात्री बेहद संतुष्ट हैं। 38 दिन तक चलने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन तक चली थी
और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। वहीं इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि कम अवधि के बावजूद इस बार इस तीर्थ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। पहलगाम से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यहां मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को आकार देने में जुट चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, चूंकि इस बार 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पड़ रही है, ऐसे में बप्पा के भक्त अभी मूर्तियों का ऑर्डर देने पहुंच रहे हैं। मुंबई के परेल इलाके में बड़ी संख्या में मूर्तियों को बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुंबई में गणपति बापा के आगमन की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। यहाँ मूर्तिकार भगवान गणेश की ऊंची ऊंची प्रतिमाओं को अब आकार देने में जुट गए हैं, क्योंकि साल भर के इंतजार के बाद अब गणपति बप्पा फिर से पधारने वाले हैं। इस बार देश भर में 27 अगस्त के दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करते हैं। तो चलिए आपको मुंबई के परेल इलाके में लिए चलते हैं, जहां कारखानों में बप्पा की मूर्तियों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के परेल इलाके में स्थित सबसे बड़े कारखाने में, जहां बड़े बड़े पंडालों की ऊंची ऊंची गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। खुद मूर्तिकार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, राजू शिंदे साहब, और आपसे बात करने की शुरुआत करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ बन चुकी हैं। अब कहाँ तक पहुँच चुका है काम और किस तरह से चल रही है आपकी गणेश उत्सव को लेकर तैयारियाँ? पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करूँगा। जो पीओपी का जो बैंड है वो उठ गया है और हम उसमें बहुत अच्छे संतुष्ट हैं। हम लोग खुश हैं इसमें कि हमारा काम चालू हो गया है। काफ़ी सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलता है, हमारे लेबर्स को रोज़गार मिलता है, हमें रोज़गार मिलता है उससे। ये हमारा काम अर्ध डेवलपमेंट पर चालू कर दिया है। काम अभी स्टार्ट हुआ है, बुकिंग्स ऑलमोस्ट क्लोज होने आए हैं, मूर्तियाँ बन रही है, 25% अभी काम चालू हुआ है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में ही हर्ष उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी असल रौनक तो मुंबई और महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है, जहां गली गली पंडालों में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। एक बड़ी, अगर हम 25 फीट की मूर्ति की बात करें बनाने में, एक 25 फीट की मूर्ति तकरीबन एक हफ्ते में बन जाती है। और कितने लोग मिलकर बनाते हैं? एक कम से कम 10 से 15 लोग मिलकर बनाते हैं। तो इस बार सबसे ऊंची मूर्ति कितनी फीट की होगी जो आप बना रहे हैं? यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट अभी बुकिंग चालू है, तो अभी तो उसको डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये कब तक लोग अपने पंडालों में मूर्तियों को ले जाना शुरू कर देंगे, क्या लगता है? नेक्स्ट मंथ से मूर्तियाँ आगमन चालू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ। एंड अभी तो मूर्ति जस्ट चालू हुई है, मतलब 25% हम लोग काम हुआ है, 75% काम बाकी है अभी। बप्पा के प्रति आस्था और भक्ति लोगों के भीतर कुछ इस तरह समाई है कि विदाई के बाद लोग पूरे साल बप्पा की वापस आने का इंतजार करते हैं, और जब बप्पा के आने की वो तारीख नजदीक आ रही है, तो भक्तों के साथ साथ मूर्तिकार भी पूरी लगन के साथ भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा को आकार देने के साथ साथ उन्हें सजाने और संवारने में जुट गए हैं। गणेश मंडल वाले आपको एक तारीख तो बताते होंगे कि मैं इस तारीख को अपने, तो कैसे आप कितने दिन पहले तैयार कर देते हैं उनके बोलने? एक हफ्ता पहले मूर्ति रेडी कर देते हैं। ऑलमोस्ट 24 को सबसे ज्यादा मूर्ति बैठ रही है, क्योंकि उस लास्ट संडे आ रहा है गणेश इसका। तो 24 तारीख को, 24 अगस्त को ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बैठ जाएगी अपने मंडल में। तो कितने साल से यहाँ पर इस व्यापार में और कितने लोगों को लेकर काम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कारखाना है वाकई में हम देख रहे हैं? ये मैं इस लाइन में 37 ईयर होगा मुझे। मैं विजय खातू सर के साथ काम करता था, तब से लेके अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। मतलब सबसे अभी जूना मूर्तिकार, सबसे जूने मूर्तिकार में मैं ही हूँ, जो सबसे अभी एक्सपीरियंस वाला। और कितने लोगों की टीम होती है आपकी, किस तरह से लोग सब सुपरवाइज? डिपेंड ऑन लेबर पे है, हर एक लेबर तो डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि अभी कारखाने बढ़ रहा है, बट यहाँ पे 300-350 लोग काम करते हैं यहाँ पे। चलिए इसी तरीके से बने रहिए। दादा से, राजू शिंदे साहब से वापस से हम 2-3 बार बात करेंगे, क्योंकि तो बहुत सारी मूर्तियां ही बनकर जब तैयार हो जाएंगी ना, तो वापस से जब आप उनके साथ खड़े होंगे तब इंटरव्यू करने का एक अलग ही मजा रहेगा। लेकिन हम ये मान के चले कि आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का आगाज हो गया। यस, डेफिनेटली। तो फिर वो चीज रह ही गई, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देखिए, बारिश का मौसम
हमारे ये बैकग्राउंड में भी है और बाहर भी बारिश हो रही है, तो इसीलिए आज मुझे लगता है हम सभी के चेहरे जो खिले हुए आपको नजर आ रहे हैं उसके पीछे ये रीजन है। दीपिका आप बताइए। बिल्कुल, मैं जैसे ही बाहर वॉक करने गई थी तुरंत बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं खुश थी। मैंने आते ही बोला कि आज मैं समोसा खाऊंगी, और देखिए इनके प्लेट में समोसा भी है, चटनी अभी भी डाल रहा है जो खाएंगी। नवजोत, मैं तो बारिश में भीग गई आज मैं विजय चौक गई थी, एक हमारा शूट था वो करने के लिए, तो जैसे ही हम लोगों ने कैमरा ऑन किया एकदम इतनी बारिश की, थोड़ा बहुत तो मैं भीग गई। मैं वेट कर लेती हूँ, मैं बाद में भीग लूंगी, शो कर लूँ उसके बाद कर लूंगी, है ना, शिफ्ट के बाद में कर लूंगी। और मैं थोड़ा जेलस हो रही हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का मैंने देखा वो पहाड़ों पे गए हुए और वहाँ पे स्टोरीज डाल रहे हैं पहाड़ों की, वो तो मैं भी देख रही हूँ। बिल्कुल। तो एक चीज और शगुफ्ता, अगर कल बारिश होती है ना तो हमें चाय पे बुला लेना, आपके हाथ की चाय और बारिश का मजा अलग ही है। कल मैं नहीं आ सकती, हाँ आपके घर की बात अलग है, कल छुट्टी है तो कल हम नहीं, छुट्टी तो मेरी भी है, घर की बात हो रही है। चलिए, तो देखिए बहुत लोग जो है खास करके चूंकि ये बारिश का मौसम है, बेहद सुहाना होता है, और घूमने फिरने खास करके जो लोग गए हैं ना उनको कुछ खास ही मजा आ रहा है, खास करके पहाड़ी इलाके जो गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ बारिश के मौसम में जन्नत जैसा आपको नजारा भी दिखता है, महसूस भी होता है। और देखिए बात करें चित्रकूट की या राजस्थान की पाली की, हर जगह प्राकृतिक सौंदर्य की छटा ऐसी नजर आ रही है आपका वो मन मोलेगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी कुदरत की कुछ खास मेहरबानी है, देखिए रिपोर्ट। हरे भरे ऊंचे ये पहाड़, कल कल बहता ये पानी, धरती पर किसी जन्नत से कम नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपके जहन में जम्मू कश्मीर के खूबसूरत वादियों का एहसास हो रहा होगा, लेकिन ये घाटी की सुंदरता नहीं है, बल्कि चित्रकूट का वो मनमोहक नजारा है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मॉनसून की बरखा बहार में यह रामघाट से लेकर हनुमान धारा और सती अनसुईया आश्रम तक नजारा कुछ ऐसा ही है। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में चित्रकूट की खास मान्यता है, लेकिन मानसून के इस मौसम में चित्रकूट की प्राकृतिक सौंदर्यता अलग ही नजर आ रही है। बारिश यहाँ पे हो ही रही है इस समय, लगभग 2 दिन से मैं यहाँ पर बारिश यहाँ पे लगातार थोड़ी बहुत तो हो ही रही है, कोई गर्मी का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पे तो बहुत मजेदार मौसम है, इस समय आने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। अब आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहाँ बागेश्वर में मौसम के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ गरुड़ घाटी में देर शाम हुई जबरदस्त बारिश के बाद घाटी की सुंदरता और निखर गई। दूर दूर तक जहाँ भी नजरें जा रही हैं, चारों ओर बर्फीले पहाड़ों पर बादलों ने डेरा जमा रखा है। राजस्थान की पाली में भी भारी बारिश के बाद कालीघटा की रौनक लौट आई। यहाँ जंगलों के बीच भील बेरी वाटरफॉल अब रफ्तार के साथ उफान पर आ गया है। कुदरत की मेहरबानी से यहाँ सुहानी मौसम के बीच अब सैलानियों की भी आमद शुरू हो गई है। जाहिर है इन दिनों देश भर में मानसूनी फुहारों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान से गिरती बारिश की बूंदों ने मानव फिजाओं में ठंडक खोल दी है, जिससे पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर से सैलानियों की बहार नजर आने लगी है। चित्रकूट से संतोष बंसल, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, पाली से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं जहां दशकों पुरानी यादें आज भी ताजा हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसा ही कैमरों का म्यूजियम है जहां 1827 से लेकर अब तक कैमरों को संजो कर रखा गया है। और आदित्य आर्या ने अपनी फोटोग्राफी के शौक को कैमरों के संग्रहालय में बदल डाला है। खास बात यह है कि आदित्य के इस म्यूजियम में वो भी कैमरा मौजूद है जिसने हिरोशिमा पर एटम बम गिरने की तस्वीरें खींची थी। वैसे तो इस म्यूजियम का पता हरियाणा का गुरुग्राम है, लेकिन इस म्यूजियम में कैमरों के सदियों पुराने पते दर्ज हैं। ये म्यूजियम आपको कैमरे की ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाता है जहां आप 1827 से अब तक के कैमरों के सफर को जी भर कर जी सकते हैं। ये म्यूजियम आदित्य आर्या की सोच का नतीजा है, जिन्होंने फोटोग्राफी के शौक को कैमरों के संग्रहालय में बदल डाला है। हमारे साथ है आदित्य आर्य जी, हु इज द फाउंडर ऑफ म्यूजियम कैमरा। इन्होंने ही इस पूरे जितने भी कैमरा का जो इतिहास है वो इस पूरे म्यूजियम में सहेज के रखा है। तो सर,
40 साल से ज़्यादा हो गया, लाइक इट्स बिन 45 ईयर्स। कितना समय लगा और जगह जगह आई थिंक आपने कोई भी कोना नहीं छोड़ा है इन कैमरे की कलेक्शन के लिए। या 40 साल, बट ये सोच के नहीं किया था कि मैं किसी दिन म्यूज़ियम बनाऊंगा। ये तो एक पर्सनल कलेक्शन था और मैं चीज़ें करता रहता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ पैशन है तो कीजिए। इस म्यूजियम में वो कैमरा भी मौजूद है जिससे हिरोशिमा पर एटम बम गिरने की तस्वीरें खींची गई थी। समझ लीजिए ये म्यूजियम ऐसी टाइम मशीन है जहां हर कैमरा खुद में खास है। 1827 में पहली सही पिक्चर ली गई थी, ये वाली, बाय जोसेफ नेसिफो नीप्स, अ फ्रेंच मैन। तो ये जो पैनल दर्शाती है कि हर डिकेड, हर 10 साल में क्या क्या हुआ, क्या तरक्कियां आई, क्या इन्वेंशंस हुए, प्रैक्टिशनर्स कौन थे, फोटोग्राफर्स कौन थे, और ये किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ किए गए। और जैसे 1875 में इंडिया में सैमुअल बॉर्न ने कलकत्ता में अपना एक स्टूडियो खोला। ये बिल्डिंग आज भी कलकत्ता में है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस को दर्शाती है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइमलाइन है ये फोटोग्राफी की। कैमरे के सदियों के सफर को आदित्य आर्या ने बड़े करीने से संजोया है। आप यहाँ विंटेज कैमरे को भी देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये 1860 से है। ये डेगुरोटाइप कैमरा है और इससे फोटो ली जाती थी। तो हर कैमरे का यहाँ पे एक अपना ही महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और सबने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फोटोग्राफी के प्रोग्रेस में। 2009 में इस म्यूजियम ने आकार लेना शुरू किया। आज यहाँ वो हर कैमरा मौजूद है जिसने बेहद खास मौकों को तस्वीरों की शक्ल में हमारे लिए संजोया है। आज भले ही हल्के कैमरों का जमाना है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 40-40 किलो के कैमरे हुआ करते थे। सेंचुरी ग्राफिक कैमरा कंपनी का कैमरा है। ये 1900 में इसका आविष्कार हुआ था। इससे स्टूडियो पोर्ट्रेट्स ली जाती थी, जैसे आप देख रहे हैं ग्लास प्लेट्स के ऊपर। तो ये एक कोडैक कंपनी की ही कंपनी थी, सेंचुरी कैमरा कंपनी। कैमरे का एक लंबा सफर पत्रकारिता के रास्ते से भी होकर गुजरता है। इस म्यूजियम में वो कैमरे भी लगे हैं जिनसे खींची तस्वीरों ने कभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। पत्रकारिता के बारे में बोला तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैमरे हैं जो कि उस टाइम में पत्रकार यूज करते थे। ये देखिए ग्राफ्लेक्स कैमरा, जिससे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स वगैरह न्यूयॉर्क में और लंदन में, बड़े बड़े शहरों में इनसे फोटोग्राफ लेते थे। आज जब लोग मोबाइल तक से तस्वीरें खींच रहे हैं, ऐसे में विंटेज कैमरों का म्यूजियम किसी को भी जादुई एहसास से भर देता है। म्यूजियम कैमरा जहां आपको 2500 से ज्यादा 1860 के दशक से तमाम जितने भी कैमरेज जो यूज किए जाते थे, फिर चाहे वो जर्नलिज्म पे यूज किए गए हो, फील्ड रिपोर्टिंग के लिए यूज किए गए हो, या फिर स्टूडियो कैमरेज, तमाम कैमरेज आपको दिखने वाले। जब आज का दौर जहां हमारे पास एक ये मोबाइल फोन से हम बतेरी हजारों पल भर में तस्वीरें खींच सकते हैं, तो वहीं ये जितनी भी पुरानी मशीन्स आप देख रहे हैं वो हमें ये याद दिलाती है कि
उस जमाने में तस्वीरें खींचना भी एक कला थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और ये खबर आपके काम की है, क्योंकि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसकी सेहत है। लेकिन जब गंभीर परिस्थिति में इलाज के फैसले खुद लेने होते हैं तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब मुंबई में पीडी हिंदुजा अस्पताल ने मरीजों की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। इसलिए यहाँ लिविंग विल क्लिनिक शुरू किया गया है, जिसमें मरीजों को उनके मुश्किल वक्त में उनकी मर्जी से इलाज कराने की आजादी मिल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं और बोलने की हालत में न हो तो आपके इलाज का फैसला कौन करेगा? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल ने देश का पहला लिविंग विल क्लिनिक शुरू किया है। आसान भाषा में समझे तो ये विल उस स्थिति के लिए बनाया गया है जब कोई मरीज इलाज के दौरान बोलने या बताने की स्थिति में न हो, तो इस विल के हिसाब से ही मरीज के इलाज का फैसला किया जाएगा। पेशेंट अपनी इच्छाओं को पहले ही लिविंग विल में बता सकता है, ताकि गंभीर स्थिति में मरीज का इलाज उसकी मर्जी से किया जा सके। जब हम कोई गंभीर बीमारी के साथ अस्पताल में एडमिट होवें, डॉक्टर को लगे, हमारे डॉक्टर को लगे कि ये बीमारी लाइलाज है, और ऐसे सिचुएशन में हम खुद हमारी इच्छाएं नहीं बता पाए, हम नहीं बोल पाए कि हमें क्या क्या मेडिकल प्रक्रिया चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ये लिविंग विल हमारे लिए बतलाएगा। तो हम एडवांस में ये लिविंग विल बनाते हैं उस समय के लिए जब हम खुद हमारी इच्छाएं बोल नहीं पाएंगे। 2 मूल विभाग होते हैं लिविंग विल में। पहला ये कि हम ये लिखित व्यक्त करते हैं कि हमें कौन से मेडिकल प्रोसीजर्स या प्रक्रियाएं चाहिए और कौन से नहीं चाहिए इन द इवेंट ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। ये हमें याद रखना है कि लिविंग विल सिर्फ तब लागू होगा जब भी हमारी बीमारी टर्मिनल मानी जाएगी हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स से। कोई भी बीमारी के लिए लिविंग विल लागू नहीं होता है। खास बात है कि लिविंग विल को कोई भी स्वस्थ इंसान या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज भी बनवा सकते हैं, और ये विल गंभीर स्थिति में मरीजों को उनकी मर्जी के इलाज की पूरी आजादी देता है। ये लिविंग विल पेशेंट्स जिनको कोई गंभीर बीमारी ऑलरेडी डायग्नोज हो चुकी है वो भी आके बना सकते हैं, हेल्दी लोग भी आके बना सकते हैं। कभी कभी लोगों को डर होता है कि सपोज कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कोई सड़क हादसा हो जाए जिसकी वजह से हमें क्रॉनिक इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज या बहुत ही सीरियस ब्रेन डैमेज, वेजिटेटिव स्टेट जिसको बोलते हैं, अगर ऐसे सिचुएशन में हम पड़ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। तो कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी जिसमें आगे ट्रीटमेंट बहुत मदद नहीं करने वाली है, ये सिचुएशंस के लिए हम शुरुआत से ही लिविंग विल बना के रखते हैं। कुल मिलाकर ये विल मरीजों को तय करने की ताकत देता है कि जिंदगी के मुश्किल दौर में इलाज का फैसला मरीज की मर्जी से हो। इस विल के जरिए मरीज की इच्छाओं को पहले से ही जान लिया जाएगा और उसी के अनुरूप गंभीर स्थिति में मरीज का इलाज किया जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर कभी मिले मौका बिग बॉस में जाने का, जाना चाहेंगी? बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत सोच समझ के जवाब भी सोच समझ के देना पड़ेगा। मैं जाना चाहूंगी, आई एम विलिंग टू गो। देखिए, सलमान खान का शो जो है ना बिग बॉस, हर बार किसी ना किसी रीजन की वजह से चर्चा में आ जाता है, कभी कंटेस्टेंट को लेकर तो कभी गेम के रूल्स को लेकर। इस महीने बिग बॉस 19 से शुरू होने वाला है और हमेशा की तरह एक बार फिर से बिग बॉस सुर्खियों में आ गया है, लेकिन इस बार वजह कोई और है। वजह है एआई रोबोट की एंट्री, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल, बताया ये जा रहा है कि ये एआई डॉल हिंदी समेत 7 भाषाओं में बात कर सकती है। यहां तक कि आम इंसान की तरह उसमें इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, यानी कि पूरा ड्रामा है ना जो चाहिए होता है, पूरा स्पाइस जो है आपको चाहिए होता है बिग बॉस में, वो इसमें मिलेगा। और आम कंटेस्टेंट की तरह वो घर के काम भी कर सकती है।
वो आम कंटेस्टेंट की तरह गॉसिप करेगी, वो आम कंटेस्टेंट की तरह गेम फाइट करेगी, यहाँ तक कि वो किसी के प्यार में भी पड़ सकती है। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस यूं तो फाइट, गॉसिप, विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस महीने आने वाले बिग बॉस 19 AI रोबोट की वजह से सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि पहली बार बिग बॉस में एक AI रोबोट को कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसका खुलासा खुद बिग बॉस के ट्विटर अकाउंट से हुआ है। इस AI डॉल का नाम है हबूबू। बताया जा रहा है कि ये डॉल हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में बात कर सकती है। इसे इस तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा कि किसी भी इंसानी कंटेस्टेंट की तरह ही शो का हिस्सा बन सके। इसके साथ ही उसे सारे टास्क करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। हबूबू AI डॉल है जिसे UAE में डिजाइन किया गया है। ये AI डॉल इसलिए खास है कि इसमें इंसान की तरह फीचर्स हैं। ये इमोशंस को समझती है, उस पर रिएक्ट भी कर सकती है। इतना ही नहीं, वो घर में काम में मदद भी कर सकती है। ये रोबोटिक डॉल 7 भाषाओं में बात कर सकती है, जिसमें से एक हिंदी भी है। जाहिर सी बात है, अगर ये AI डॉल बिग बॉस के घर में आती है तो कंटेस्टेंट के साथ साथ बिग बॉस देखने वाले दर्शकों के लिए भी एक नई तरह की अनुभूति होगी। बिग बॉस के घर में आम कंटेस्टेंट की तरह दांव पेच आजमाते हुए इसे देखना एक नए तरीके का रोमांच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ से मिलवाते हैं, जिनकी भोजपुरी फिल्म हमार नाम बा कन्हैया आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इससे पहले मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। और देखिए, कहा जा रहा है कि लूट पर आधारित ये फिल्म बाकी की भोजपुरी फिल्मों से बेहद अलग होने वाली है, जिसे परिवार के साथ भी देखा जा सकता है। तो चलिए सीधे दिनेश लाल यादव निरहुआ से ही जानते हैं आखिर क्या कुछ खास है उनकी इस फिल्म में। हमार नाम बा कन्हैया का प्रीमियर है आज मुंबई में और स्टार कास्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर मौजूद हैं, अभिनेत्री हैं, जुबली स्टार मिस्टर निरहुआ सर हैं, डायरेक्टर और तमाम एक्टर भी। सबसे पहले सर मुझे लगता है महिला पक्ष में जाना बेटर रहेगा, तो आपका ही रिएक्शन बताएं। जुबली स्टार के साथ में ट्रेलर बहुत ज़्यादा आपका पसंद किया गया, आज इतने भव्य तरीके से प्रीमियर भी किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है मन में? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए और ऑडियंस से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारी फिल्म आकर के देखिए। इट्स अ डिफरेंट भोजपुरी फिल्म और इसको सभी लोग पसंद करेंगे क्योंकि इसमें वल्गैरिटी को हटा करके कुछ दिखाया गया है। कुछ देर पहले आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा है कि आप निरहुआ टैग हटा करके कन्हैया टैग लाना चाहते हैं। यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आम्रपाली दुबे जी के साथ भी, अब नई हीरोइन आपके साथ में। तो पहले तो ये रिएक्शन बताया कि कैसा लगा इनके साथ काम करके? और बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो हमारे निर्माता निर्देशक होते हैं, वो जब भी कोई स्टोरी बनाते हैं तो उनको पता होता है कि हमें किस किरदार में कौन चाहिए। तो पहले ही जब हमको हमारे डायरेक्टर साहब मिले तो इनका पहला ही वर्ड था जो मैंने आपको बताया पहले कि हमको निरहुआ नहीं चाहिए। हम बोले तो मेरे पास क्यों आए हो? निरहुआ नहीं चाहिए? बोले नहीं, हम बना रहे हैं हमारा नाम बा कन्हैया। तो अभी ये फिल्म करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि रेडी टू रॉक भैया, हमारा नाम बा कन्हैया। हम चाहते हैं चाहे विशाल जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे फिल्म की हीरोइन हो, हमारे समर जी हों, चाहे रिंकू जी हों, या भोजपुरी की कोई भी इंडस्ट्री की कलाकार हो, कोई टेक्नीशियन हो, हर कोई चाहता है कि हमारा सिनेमा बदले। पर सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, ये तब होगा जब हमारे दर्शक भी चाहेंगे। तो इस सिनेमा को जो प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, हम थिएटर में लेके आ रहे हैं, हम खुद भी आ रहे हैं। तो जब प्यार मिलेगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस तरह की फिल्में बनने लगेंगी। और ये जो शिकायत है भोजपुरी सिनेमा को लेके कि एक ही तरह की फिल्में कब तक देंगे, तो वो बदलाव चाहिए। तो फिर आपको भी बदलना पड़ेगा और ऐसी फिल्मों को प्यार देना पड़ेगा ताकि और लोग भी ऐसी फिल्म बनाने के लिए उत्साह जुटा सकें। देखिए, बारिश से मन का रिश्ता बेहद गहरा होता है क्योंकि मन का मौसम भी बारिश की बूंदों से ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि यही बारिश तो है, खुशनुमा माहौल जो बना देती है और इस बदलते मन को कुछ शायरी भी सिखा जाती है। और देश के कई हिस्सों में मानसूनी फुहार पड़ रही है तो कई जगहों पर एकटक बारिश का इंतजार भी है।
तो भले ही मानसून यहाँ आना बाकी हो, लेकिन गर्मी से राहत की बौछारें कल से रह रहकर पड़ रही हैं। उम्मीद है कि मानसूनी फुहारों का इंतजार दिल्ली एनसीआर में भी जल्द खत्म होगा और बद्रा यहाँ भी दिल को सुकून पहुंचाने जरूर आएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं सोमवार को चाय पर चर्चा में।